चैप्टर 18 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे और दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड एंडेड द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ नियरली 200 ईयर। 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो आज़ाद हुआ, ठीक है। और उसका जो फॉरेन डोमिनेशन था, यानी कि जो विदेशी शक्तियों हमारे देश में थी, वो चली गई। उनका राज ख़त्म हो गया, यानी कि अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए, ठीक है। और हमारा देश आज़ाद हो गया। और ऑफ नियरली 200 ईयर, और अंग्रेज़ों ने लगभग यहाँ पे कितना राज किया था, लगभग 200 साल तक हमारा देश क्या रहा था, गुलाम रहा था। देर वाज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम आवर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली वॉन फ्रीडम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीड थी, अर्जेंट नीड थी कि हमारा अपना क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिससे कि जो हमें नई नई आज़ादी मिली है उसको मजबूती मिल सके। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारा देश कैसे चलेगा उसके लिए हमारे देश ने क्या बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमारा देश नियम बनाए, कानून बनाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे नियम कानून लिखे हुए हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक फ्रेमवर्क देता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे देश का, पावर्स क्या होंगी, शक्तियाँ क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे सरकार के, यानी कि सरकार जो हमारे देश को किस तरह से चलाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, आपको यूनिफॉर्म डाल के जानी होती है, जो आपके जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स होता है, पीरियड लगते हैं आपके, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अगर स्कूल में कोई नियम कानून ना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो स्कूल चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई कहीं पे बैठेगा, कोई कहीं पे बैठेगा, अपनी मर्ज़ी से सारे कार्य करेंगे तो स्कूल नहीं चल पाएगा, ठीक है। स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, इसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी बातों को लिखा जाता है कि हमारा देश किस तरह से चलेगा। तो आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मतलब हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। हैंस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड फॉर इंडिया, द प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड। इसलिए जो हमने भी क्या बनाया भाई, फ्री इंडिया ने भी क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आप ऐसे समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी वो बातें लिखी हुई हैं, एक किताब है, सारी वो बातें लिखी हुई हैं कि हमारा देश किस तरह से चलेगा, हमारा देश कैसा होगा। द प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी किताब है, उसमें जो फर्स्ट पेज है, यानी कि प्रियम्बल में क्या होता है, उसकी एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा। उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि समरी फर्स्ट पेज में दी हुई है। जैसे किसी बुक के आगे आपका दिया होता है, पहला फर्स्ट पेज दिया होता है, ठीक है। लेसन शुरू होने से पहले ही फर्स्ट पेज जो दिया होता है वो एक तरह से प्रियम्बल है। और प्रियम्बल में हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो देश, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का होगा, किस तरह से ये लागू होगा। अब देखो, इसमें ये दे रखा है प्रियम्बल, इसको बोलते हैं प्रियम्बल। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये फर्स्ट पेज है, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। क्या लिखा है देखो इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly,
this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब मैं इसका आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि इसका हिंदी में क्या मतलब है। देखो ये दिया हुआ है हिंदी में, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये है। हम भारत के लोग, क्या लिखा है इसमें, पहली लाइन क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये किसने बनाया है। वैसे तो ये कमेटी ने बनाया था, ठीक है, कमेटी बनाई गई थी कुछ कमेटी के द्वारा ये बनाया गया था रिसर्च करके, ठीक है, मगर इसमें जो पहली लाइन है उसमें ये लिखी हुई है हम भारत के लोग, यानी कि ये सबकी सहमति से बनाया, भारत के लोगों ने बनाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा देश जो कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, हमारा देश होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, यानी कि सोवरेन। सोवरेन का मतलब कि हमारे देश पर किसी भी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होगा, हमारे जितने भी आंतरिक मामले हैं हम अपने आप निपटाएंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि भाई समाजवादी, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, कि जो हमारा देश है वो समाजवाद पे चलेगा। समाजवादी का मतलब क्या है, जैसे हमारे देश में गरीबी है या अनपढ़ता है तो उनके लिए भी कार्य किया जाएगा, उनको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके लिए भी कार्य किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, देखो सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को यहाँ पे समान समझा जाएगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। और उसके बाद है डेमोक्रेटिक, हमारे देश में लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेटिक का मतलब क्रेसी का मतलब होता है राज। यहाँ पे लोगों का राज होगा, यानी कि लोग चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और एक तरह से लोगों का राज ही होगा इनडायरेक्टली। और हमारा देश क्या होगा, रिपब्लिक होगा। ये रिपब्लिक का मतलब कि यहाँ पे कोई किसी तरह का राजा कोई नहीं होगा, राजा का पुत्र आगे राजा नहीं बनेगा या इस तरह की कोई पदवी नहीं होगी, ठीक है। आगे है तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या मिलेगा भाई, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा सभी को, ठीक है, सभी को क्या सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबको अपने विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी होगी, ठीक है, सब अपने विश्वास धर्म जैसे भी वो पूजा करना चाहें, उपासना करना चाहे, सबको स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा, और सभी को क्या मिलेगा भाई, सभी को हमें क्या मिलेगा, प्रमोट अमंग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर मौके मिलेंगे, ठीक है, सभी को समान मौके मिलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, ठीक है, तथा सभी व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और उसमें भाईचारा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सभी बातें हैं। और क्या है भाई, 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, ठीक है। इस दिन इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, खुद को आत्मसमर्पित करते हैं, हम भारत के लोगों ने ये बनाया है। इसमें ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमने प्रीएम्बल किया है, इसका मतलब ये है। आगे है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और ये देखो 1949 को बना था ये, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बना था, बनकर तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। It guarantees equality to all citizens and thus
establish a rule of non-discrimination by the state in every sphere. इट गारंटीज इट गारंटीज का मतलब जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गारंटी देता है टू ऑल सिटीजन, जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं, एस्टेब्लिश ए रूल ऑफ नॉन, कि जो हमारे देश में कैसा रूल होगा भाई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हमारे देश में किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allows equality of status and opportunity to all. और आवर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें विश्वास दिलाता है, ठीक है, कि जो हमारा देश है वो सभी नागरिकों को बराबर, ठीक है, बराबर समझेगा और सभी को इक्वल समझेगा और सभी को बराबर मौके देगा, आगे बढ़ने के बराबर मौके देगा, सभी को बराबर मौके मिलेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। और ये किसको रोकेगा, ये भेदभाव को रोकेगा कि किसी के रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, किसी के धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे कि वो मेल है या फीमेल है, कलर के आधार पे उसका रंग कैसा है, गोरा है, काला है, कास्ट के आधार पे उसकी जाति कैसी है, प्रजाति कैसी है और उसका जन्म कहाँ हुआ है, इसके आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रेगुलेशन डैट ए सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रेगुलेशन है, यानी कि वो इसमें क्या है, कुछ नियम कानून हैं विशेष किसी देश को चलाने के लिए, डैट ए सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन, जिस पर अधिकतर लोग क्या हैं, एग्री करते हैं। इट इज़ ऑफन रिटन डॉक्यूमेंट, और ये अधिकतर क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, बुक की फॉर्म में होता है। इट लेज डाउन पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें क्या क्या जिक्र, किस चीज़ का जिक्र होता है इसमें, कि भाई सरकार की शक्तियाँ क्या हैं और सरकार के काम क्या हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। Centuries of subjugation, casteism, poverty and illiteracy had weakened the Indian society. और हमारा जो देश है वो सदियों से गुलाम था, ठीक है, उस यहाँ पे जाति पाति को माना जाता है, गरीबी है, अनपढ़ता है, जिसके कारण जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, यानी कि हमारा जो समाज है वो क्या हो गया भाई, कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट द discrimination that had divided the Indian society on the lines of religion, caste and economic status by ensuring the upliftment of all, especially of those who had been exploited. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने वांटेड टू इरेडिकेट, वो क्या चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते थे, भेदभाव को वो ख़त्म करना चाहते थे, जिस भेदभाव ने क्या भी हमारी इंडियन सोसाइटी को बांट दिया। और कैसे किया जाता था भेदभाव, किस किस आधार पे भेदभाव किया जाता है हमारे देश में, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या फिर अमीरी गरीबी के आधार पे, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, बाय इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। और इसमें जो फ्रेमर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम को बनाने वाले, उन्होंने कहा कि भाई क्या होना चाहिए भाई, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सभी को उन्नति होनी चाहिए, स्पेशली विशेषकर उन लोगों की जिनके साथ क्या हुआ है भाई, शोषण हुआ है। हैंस India has opted for secularism where everyone is free to follow the religion of one's choice and state does not have a religion of its own। इसलिए जो हमारे देश ने किसको चुना है, सेकुलरिज्म को चुना है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो हमारे देश वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो द, हमारे देश में हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं जो हमें पसंद है, और हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। हमारा देश ना तो हिंदू धर्म, ऐसे कहेंगे कि ना तो हमारा हिंदू देश है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है अपनी चॉइस का। इंडियन Constitution aims to establish a social order where identification of a person is not on the basis of religion that she follows or the caste she belongs to, but is on the basis of what she is or what she has made himself into।
और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा एम है वो क्या है भाई, एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जिसमें किसी की भी जो पहचान है, हमारे देश के किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक की पहचान किसके बेस पे नहीं होगी, रिलीजन के, धर्म के आधार पे, और वो किस जाति का है, किस जाति से बिलोंग करता है, इसके आधार पे उस व्यक्ति की पहचान नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमारे देश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, डू यू नो में क्या है। ऑन 25 नवंबर 1949 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोक द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में कुछ लाइन्स दी हुई हैं। इन इंडिया देर आर कास्ट, the caste are anti-national in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी जातियां हैं, मगर ये जो कास्ट हैं वो एक तरह से देश की दुश्मन है। ठीक है, एंटी नेशनल हैं, क्योंकि ये समाज के अंदर क्या लेके आ जाती हैं भाई, सेपरेशन लेके जाती है, अलगाव लेके आती हैं। दे आर एंटी नेशनल, क्योंकि एंटी नेशनल क्यों है, क्योंकि ये लोगों में क्या जलन पैदा करती हैं और एक दूसरे की कास्ट के बिटवीन क्या करती है भाई, एंटीपैथी, यानी कि एक दूसरे को वो डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की कास्ट को। बट वी मस्ट ओवरकम, मगर जो हमें है इन सभी डिफ़िकल्टियों से क्या है, ओवरकम करना है, आगे जाना है, इन कठिनाइयों को पार करना है। इफ़ वी विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी, अगर हम सचमुच में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन क्लास 6 वी हैव रेड दैट इन ए डेमोक्रेसी एवरीवन इज़ इक्वल। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सभी इक्वल होते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज right to vote to everyone who is above 18 year without any discrimination of caste, color, religion, रीज़न और लैंग्वेज। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या दिया है हमें, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया है, जिसका मतलब क्या है कि सभी को, हमारे देश का जो भी नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, अगर वो 18 साल से ऊपर है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, जाति का भेदभाव हो, कलर का भेदभाव हो, रीजन का, वो कहाँ रहता है या फिर वो कैसी भाषा बोलता है, बिना इसके भेदभाव के अगर कोई 18 साल का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। वन मैन वन वोट was the most courageous step of the constitution framers, as most Indian were illiterate and poor at that time. वन मैन वन वोट, सभी को, मतलब एक आदमी एक वोट, सभी को वोट देने का अधिकार जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया तो एक करेजियस स्टेप था, एक साहसपूर्ण निर्णय था ये, क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अधिकतर लोग अनपढ़ और गरीब थे। द पीपल ऑफ इंडिया cast their vote and elect their representative for a fixed period। जो हमारे देश के लोग हैं वो अपनी वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड समय के लिए। जैसे मान लो जैसे स्टेट्स होती हैं उसमें मुख्यमंत्री को चुना जाता है, और जो पूरा देश होता है उसमें प्रधानमंत्री पीएम को चुना जाता है। तो कैसे चुने जाते हैं वो, जब लोग वोट देते हैं तभी वो सीएम या पीएम बनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव, यही हमारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीएम है, पीएम है, या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, रन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, और यही जो हमारे प्रतिनिधि हैं, रन द गवर्नमेंट, यही सरकार को चलाते हैं लोगों की इच्छा के अनुसार। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे कि सीएम है, पीएम है, या और कोई अन्य मंत्री है, अगर वो
लोगों की मतलब अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते या लोगों के अनुसार नहीं चलते वो, ठीक है, तो अगली बार फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन आता है तो लोग उसको फिर वोट नहीं देते। पीपल आल्सो कीप ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गार्ड देयर राइट्स एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल आल्सो कीप ए क्लोज वॉच, और लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, ठीक है, और अपने जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। आगे है लुक एट द कार्टून। ये कार्टून दिया हुआ है, देखो इसको ध्यान से देखो। अब ये है नेता, नेता वोट मांगने आया है और बोल रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, और वो आम पब्लिक कह रही है मेरे पास वोट है। यानी कि अगर उसकी जो वोट मांगने आया है, अगर उसके जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वायदे हैं वो अगर वो झूठे हैं तो पब्लिक की मर्जी है उसको वोट ना दे, ठीक है, उसको हरा दे वो, ठीक है। तो यही इस कार्टून में बताया गया है। लुक एट द कार्टून, द पॉलिटिशियन मेक्स प्रोमिस टू ल्योर द वोटर। और जो कार्टून में दिखाया कि जो पॉलिटिशियन है, जो नेता लोग हैं, वो पब्लिक को, वोटर को लुभाने के लिए कई वादे करते हैं। बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। मगर जो वोटर है, वोट देने वाला है, उसे अपनी वोट की शक्ति पर क्या है, विश्वास है। इलेक्शन आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। जो इलेक्शन है वो बेसिस ऑफ इक्वालिटी हैं, क्योंकि इलेक्शन में सभी को समान समझा जाता है, ठीक है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टी हैं, वो इलेक्शन में लड़ती हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो उनका अपना अपना क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, उनकी एक पॉलिसी होती है कि वो किस नीति पर चलेंगी। पार्टी कैंडिडेट आर सेलेक्टेड एंड सपोर्टेड with manpower and finances by political parties having a definite program that the general public is familiar with। और जो ये पार्टी कैंडिडेट को जो सेलेक्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है विद मैन पावर और फाइनेंस, उसको मतलब मैन पावर के द्वारा और धन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, और उनका एक डेफिनेट प्रोग्राम होता है और उसको पब्लिक को बताया जाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन। और अगर कोई किसी पार्टी का नेता वगैरह नहीं है, सदस्य नहीं है, तो वो अगर वो खुद भी लड़ सकता है, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन, उसको अपने आप ही अपना प्रचार करना पड़ता है। हैंस इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है उसके लिए एक आसान काम नहीं है इलेक्शन लड़ना। ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलोंग ए पॉलिटिकल पार्टी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब है जो ऐसा कोई पर्सन जो पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इलेक्शन लड़ना, क्योंकि उसे किसी चीज़ की भी मदद नहीं मिलती, ना तो मैन पावर मिलती, ना उसको धन मिलता, ठीक है। जो जो पार्टी का सदस्य होता है उसको तो मैन पावर भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा उसको। मगर जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसको अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है। आगे है चलो डू यू नो कर लेते हैं पहले। इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन ए सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, इट इज़ नोन एज द कोalition गवर्नमेंट। अगर जो हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है भाई, अगर एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, मगर एक पार्टी को इतनी वोट्स ना मिले उसके कैंडिडेट को, तो क्या होता है भाई, जो दूसरी जो पार्टी हैं, एक या दो या तीन या चार या कितनी भी पार्टियां आपस में मिलके भी सरकार बना सकती हैं, ज्वाइन हैंड्स कर सकती हैं, आपस में मिल सकती हैं सरकार बनाने के लिए। और ऐसी ऐसी जो सरकार होती है उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर आपस में सरकार बना लेती हैं, उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इन इंडिया, इन इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम, दे द पार्टी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी डेट गेट्स द मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट।
और हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में। द पार्टी और ए कम्बिनेशन ऑफ पार्टी, या तो अकेली पार्टी या कई पार्टियों से मिलकर एक कम्बिनेशन बनता है। अगर उसको मेजोरिटी मिलती है, अगर उसको वोट्स मिलती है, पब्लिक उसको वोट देकर जिताती हैं, तो वो सरकार फिर बना लेती है वो पार्टी या पार्टियाँ। द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन whom the combination of party support become the प्राइम मिनिस्टर। और जो इलेक्टेड जो पार्टी या फिर पार्टियों से के अंदर जो भी है, अगर वो कैंडिडेट चुन लेते हैं, किसी लीडर को चुन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारे देश का क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मान लो कोई पार्टी है और पार्टी वो अगर उसको मेजोरिटी मिल जाती है और उसके पार्टी के सदस्य है अपना एक लीडर चुन लेते हैं, तो फिर उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ए पार्टी और कम्बिनेशन ऑफ पार्टी डैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी टू सीट्स इन द इलेक्शन परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन। और ऐसी पार्टियां या कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ जिसको मेजोरिटी नहीं मिलती, पब्लिक इतनी वोट नहीं देती, तो फिर वो कहाँ पे बैठता है भाई, ओपोजिशन में बैठता है। ठीक है, उनके मतलब जो सदन होता है हमारा, उसमें ओपोजिशन में बैठता है। इट कीप्स ए चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। और ये जो अपोजिशन होता है इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। ये क्या होता है, सरकार के ऊपर ये एक्टिविटीज़ पे ये नज़र रखती है और जो लोगों के अधिकारों की वो रक्षा करता है अपोजिशन। बिफोर इंडिपेंडेंस some section of our society suffered from economic and social backwardness। आज़ादी से पहले जो हमारे जो समाज के कुछ सेक्शन थे, वो इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्ड, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, यानी कि गरीब थे, और उनको समाज में भी इतना अच्छा दर्जा प्राप्त नहीं था, पिछड़े हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम सो डैट एवरी वन कैन लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इन्जॉय इक्वालिटी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें इनके लिए, जो पिछड़ चुके थे लोग, जो गरीब थे, उनके लिए स्पेशल कुछ प्रोविज़न किए ताकि वो भी अपना मान सम्मान का जीवन और बराबरी का जीवन जी सकें। इट हैज़ entrusted the government with the responsibility of providing social, economic and political equality to all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को क्या दिया, मतलब एक तरह से रास्ता दिखाया है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि लोगों को क्या प्रोवाइड कराए, वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब लोगों को प्रोवाइड कराए टू ऑल एज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिससे कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, जो बाकी पार्ट बच गया हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।